शांति बल से कायम नहीं रखी जा सकती, यह केवल समझ से ही प्राप्त की जा सकती है। एल्बर्ट आइंस्टीन का यह विचार आज शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सूडान। हम सबने वहां चल रहे गृह युद्ध के बारे में सुना है, पर आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। और इसके लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाया है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, इसमें रासायनिक हथियारों के आरोप हैं, बड़ी शक्तियों की राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी। UPSC की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तो ये GS पेपर 2 के लिहाज से एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सूडान में आखिर हो क्या रहा है? ये लड़ाई है किसके बीच? देखिए, ये लड़ाई मुख्य रूप से दो ताकतों के बीच है। एक तरफ है सूडानी सशस्त्र बल यानी SAF, जो देश की आधिकारिक सेना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। ये एक बहुत शक्तिशाली अर्धसैनिक बल है। और विडंबना तो ये है कि कभी साथ काम करते थे। हाँ, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन सत्ता की होड़ ने इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ORF की रिपोर्ट इसे सिर्फ एक लड़ाई नहीं कहती, तो फिर क्या कहती है? वो इसे अत्याचारों का युद्ध कहती है। अत्याचारों का युद्ध, ये तो बहुत ही भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पारंपरिक युद्ध के नियमों से नहीं लड़ा जा रहा। दोनों ही पक्षों पर हत्या, बलात्कार और आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसे गंभीर युद्ध अपराधों के आरोप हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर? क्या दुनिया बस देख रही है? नहीं, प्रतिक्रिया हुई है, पर उसकी प्रभावशीलता पर हमेशा सवाल उठते हैं। जैसे जनवरी 2025 में अमेरिका ने SAF के नेता अब्देल फतह अल बुरहान पर प्रतिबंध लगा दिए। और RSF पर? हाँ, उस पर भी। कुछ महीने बाद जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने RSF से जुड़ी कुछ कंपनियों पर, जैसे अल खलीज बैंक और रेड रॉक माइनिंग, और कुछ कमांडरों पर भी प्रतिबंध लगाए। पर क्या इन प्रतिबंधों का जमीन पर कोई असर दिखता है, या यह बस एक कूटनीतिक दिखावा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये प्रतिबंध दबाव तो डालते हैं, पर जब लड़ाई इतनी क्रूर हो तो ये उपाय अक्सर नाकाफी साबित होते हैं। और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि 2024 में अमेरिका ने ये गंभीर आरोप लगाया कि SAF ने RSF के खिलाफ क्लोरीन गैस जैसे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। एक मिनट, रासायनिक हथियार? ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाता है। हाँ, ये रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC का सीधा उल्लंघन है। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर सूडान ने भी हस्ताक्षर किए हैं। और ये संधि तो ऐसे किसी भी हथियार के उत्पादन, भंडारण या इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाती है। पूरी तरह से। क्लोरीन गैस जैसे हथियार का इस्तेमाल न केवल अवैध है, बल्कि एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। तो सूडान की सरकार का क्या कहना था? उन्होंने इन आरोपों को माना? बिल्कुल नहीं। सूडानी अधिकारियों ने इसे राजनीतिक ब्लैकमेल बताकर सिरे से खारिज कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम जांच के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाएंगे। अपनी ही सरकार पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय समिति? जी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चोर खुद ही अपने केस का जज बन जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। CWC के नियमों के तहत ऐसे आरोपों की जांच का अधिकार केवल एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था को है, जिसका नाम है OPCW यानी रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन। सटीक। जब आरोपी खुद ही जांचकर्ता बन जाए तो उस जांच की विश्वसनीयता, आप समझ सकते हैं, शून्य हो जाती है। ये साफ तौर पर सबूतों को दबाने की कोशिश है। तो हमारे पास एक क्रूर गृह युद्ध है, रासायनिक हथियारों के आरोप हैं, और एक सरकार है जो जांच में सहयोग नहीं कर रही। लेकिन रिपोर्ट में एक और खिलाड़ी का जिक्र है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। हाँ, इस पूरी तस्वीर में UAE कहां से आ गया? देखने में ये अंदरूनी मामला लगता है, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर गृह युद्ध अंदरूनी होते ही नहीं, उनमें बाहरी ताकतों के हित जुड़े होते हैं। और UAE के क्या हित हैं सूडान में? बहुत बड़े आर्थिक और रणनीतिक हित। UAE ने सूडान के बंदरगाहों, खनन उद्योग और कृषि भूमि में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। अच्छा। लाल सागर के किनारे बसा सूडान UAE के लिए अफ्रीका और वैश्विक व्यापार का एक अहम गेटवे है। तो क्या यह सिर्फ अपने निवेश को बचाने की बात है या कुछ और भी है? उससे कहीं ज्यादा। ORF की रिपोर्ट बताती है कि UAE पर RSF को हथियार और वित्तीय सहायता देने के भी गंभीर आरोप हैं। मतलब UAE RSF का समर्थन कर रहा है?
ऐसा माना जाता है कि यूएई अफ्रीका में अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है और आरएसएफ उसके लिए एक ज़रूरी सहयोगी है। अच्छा, तो अब ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। अगर ये साबित हो जाए कि यूएई जिस आरएसएफ का समर्थन कर रहा है उसी के खिलाफ रासायनिक हथियार इस्तेमाल हुए हैं, तो ये यूएई के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। निश्चित रूप से ये आरोप यूएई को एक बेहद मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल देता है, क्योंकि तब उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए ओआरएफ इस संकट को एक भू राजनीतिक फॉल्ट लाइन कहता है, एक ऐसी दरार जो वैश्विक गठबंधनों को तोड़ सकती है। हम बड़ी शक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए उन आम लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस सब के बीच फंसे हुए हैं। इस युद्ध का मानवीय चेहरा कैसा है? इसका असर विनाशकारी है, और ये सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालती है। वो क्या? कि रासायनिक हमले की अफवाह ही अपने आप में एक हथियार है। अफवाह एक हथियार है? मतलब आपको असल में बम गिराने की जरूरत भी नहीं है। सोचिए, किसी गांव में ये अफवाह फैल जाए कि अगला हमला रासायनिक हो सकता है, तो लोग डर के मारे अपना घर-बार छोड़कर भागने लगेंगे। सटीक। इससे मानवीय सहायता पहुंचाने वाले गलियारे जाम हो जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाएगा, डॉक्टरों में भी अविश्वास पैदा होगा। हाँ, कौन जाने कि जिस मरीज का वो इलाज कर रहे हैं वो किसी रासायनिक एजेंट के संपर्क में आया हो। बिल्कुल। ये डर दिखाकर नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करने और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का एक बहुत ही क्रूर तरीका है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि CWC और OPCW जैसी वैश्विक संस्थाएं पूरी तरह से नाकाम हो रही हैं। सूडान का मामला इन संस्थाओं की 3 सबसे बड़ी कमियों को उजागर करता है: प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। मतलब नियम तो हैं, पर उन्हें लागू करवाने वाला तंत्र बहुत कमजोर है। हाँ, खासकर जब कोई देश सहयोग करने से ही मना कर दे। तो फिर समाधान क्या है? क्या ORF की रिपोर्ट कोई रास्ता सुझाती है? रिपोर्ट हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बात नहीं करती। वो 4 बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम सुझाती है। यूपीएससी के मेंस में उत्तर लिखते समय ये पॉइंट्स बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा, तो पहला कदम क्या है? पहला है त्वरित सत्यापन। OPCW को एक स्थायी रैपिड रिस्पांस फोर्स बनानी चाहिए। एक रैपिड रिस्पांस फोर्स? जी, जैसे ही कहीं रासायनिक हमले की आशंका हो, ये टीम तुरंत वहां पहुंच सके, इससे पहले कि सबूत नष्ट कर दिए जाएं। अभी की प्रक्रिया बहुत धीमी है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है। और दूसरा सुझाव? दूसरा सुझाव इसी से जुड़ा है, दायरा बढ़ाना। CWC का अधिकार क्षेत्र अभी केवल सदस्य देशों तक सीमित है। इसे बदलना होगा। हाँ, OPCW को किसी भी सदस्य देश की सीमाओं के भीतर, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या कोई विद्रोही गुट, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब ये संधियां सिर्फ देशों के बीच के नियम नहीं रह सकती? बिल्कुल, क्योंकि युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। तीसरा सुझाव है पारदर्शिता। सूचना युद्ध से लड़ने के लिए? सही कहा। दुष्प्रचार से निपटने के लिए OPCW को जांच के दौरान ही अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए, ताकि अफवाहों पर रोक लगे। और चौथा सुझाव? चौथा और शायद सबसे स्थायी समाधान है स्थानीय क्षमता निर्माण। OPCW को सूडान जैसे देशों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे खुद अपनी रासायनिक निगरानी और चेतावनी प्रणाली बना सके। मतलब डॉक्टरों, पत्रकारों, नागरिक समाज को ट्रेनिंग दी जाए? जी, ताकि जवाबदेही केवल एक बाहरी दबाव न रहे, बल्कि एक घरेलू जिम्मेदारी भी बन जाए। तो सूडान का ये मामला सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष की कहानी नहीं है, यह इस बात की परीक्षा है कि हमारा वैश्विक शासन कितना प्रभावी है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां कितनी मजबूत हैं। और क्या हम सूचना युद्ध के इस दौर में सच का पता भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को केवल कागजी समझौतों से आगे बढ़ना होगा। उन्हें आज के संघर्षों की जटिलताओं से निपटना होगा, जहां राज्य, गैर राज्य एक्टर्स और बाहरी देशों की फंडिंग सब एक साथ मिलकर तबाही मचाते हैं। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। जरूर। जब सूचना और दुष्प्रचार खुद एक हथियार बन जाए, तो OPCW जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सच्चाई का पता कैसे लगा सकती हैं और प्रभावित लोगों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस चर्चा के बारे में आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ORF के इस विश्लेषण जैसे और भी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ।